Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching G Sports PSL Special 2026. So again, it was a double header in HPL PSL. Today, the first game was won by Quetta Gladiators by 40 runs and the other game won by Karachi Kings. But the controversy is actually coming out regarding the ball tampering. On the other hand, Lahore Qalandars के players ने कुछ security protocols को breach कर दिया है, तो इसलिए अर्ज किया जा रहा है कि अब इन players के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन लिया जाए। लेकिन देखना यह है कि क्या कोई एक्शन लिया जाता है, क्या बात मौतली तक जाती है, जुर्माना होता है या फिर वार्निंग दे के माफ़ कर दिया जाता है। तो इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद है। मुश्तबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है जो कि फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, हम्माद सिद्दीकी साहब। सर, आपको भी वेलकम करती हूँ शो में। थैंक यू वेरी मच। तो गेस्ट से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की मैच समरी पर। सो इट्स कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और हमने ये देखा कि डेविड वार्नर ने जैसा कि कहा था कि कराची किंग्स जो है वो लाहौर कलंदर्स से लास्ट डे डिफीट का बदला लेगा। तो बदला तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन कंट्रोवर्सी के साथ ये बदला लिया है। और कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 131 रन स्कोर बोर्ड पे सेट किए थे। जो बैटिंग यूनिट है वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन जो बॉलिंग यूनिट है उसने खातिर ख्वाह अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है। और यही सूरत हाल देखने में आई है लाहौर कलंदर्स की भी, जहां पर शाहीन शाह अफरीदी वाज फेनोमिनल विद 4 विकेट्स ऑन 18 रन्स और हारिस रऊफ हस्बे मामूल महंगे साबित हुए हैं, 45 रन दिए हैं और 1 विकेट ही हासिल किया है। तो क्विकली चलते हैं मुश्तबा के पास और उनसे पूछ लेते हैं कि लाहौर कलंदर्स की हार की क्या वजूहात रही हैं। क्या जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ब्रीच किए थे उसका प्रेशर था, या फिर जो बॉल टेम्परिंग का मामला हुआ है, पेनल्टी का मामला हुआ है, इसने पूरे गेम को पलट दिया है? जी मुश्तबा। जी बहुत शुक्रिया ज़ारा। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि लाहौर कलंदर के लिए आज का दिन तो जैसे डबल हेडर था, इस तरह डबल उनके साथ हो गया गलत। एक तरफ वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से, दूसरी तरफ जो ऑन फील्ड अंपायर ने एक शिकायत की है जो मैच रेफरी उनको, कि बॉल टेम्परिंग जो 3 हमारे सीनियर प्लेयर हैं, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, इनके खिलाफ जो बात की मैच रेफरी के साथ, उन्होंने 5 रन का जुर्माना तो चले दिया। वो 5 रन कितने अहम होते, वैसे तो 5 रन अगर जुर्माना ना भी होता तो हारिस रऊफ ने 11 रन आराम से दे देने थे। लेकिन जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं, आपने मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे आपने कहा कि हस्बे मामूल, तो ये बिल्कुल रवायत बनती जा रही है हारिस रऊफ की कि वो अब 3-4 ओवरों में 50-60 रन लेना तो देना उनकी मामूल बन चुकी है, फितरत बन चुकी है। पिछले मैच में उन्होंने कहा था कि बड़ा अच्छा लग रहा है हमें एक साथ बॉलिंग करते हुए, बड़ा हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है बड़ी अच्छी है। तो आज वो बॉलिंग स्ट्रेंथ सामने आ गई है। एक मतलब फिर लो स्कोरिंग गेम था, डिफेंड किया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह आखिरी ओवर में चेज हुआ, आखिरी ओवर में अगर कोई और अच्छा बॉलर होता तो शायद चेज डिफेंड हो भी जाता। लेकिन हारिस रऊफ थे और शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट। 4 ओवर में उन्होंने 4 विकेटें भी ली हैं और बॉलिंग बड़ी अच्छी की, क्योंकि ऑलरेडी स्कोर काफ़ी कम था डिफेंड करने के लिए। उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ 18 रन दिए और 4 विकेटें भी ली हैं। अगर आप बात करते हैं कंट्रोवर्सी नंबर 2 जिसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ना है, तो ये मेरे ख्याल से इतना ही सीनियर प्लेयर हैं दोनों, शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रजा, जिनका भी ताल्लुक पाकिस्तान से, लेकिन जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हैं। तो ये देखिए, ये अपनी जागीर बना ली इन्होंने क्रिकेट को, पीएसएल की बुनियाद पे ये अब बड़े मेरे ख्याल से फन्ने खान बनते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब ये प्लेयर आते हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो इनकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। लेकिन क्योंकि लाहौर कलंदर को 2 टाइटल जितवा लिए, फिर सबसे कामयाब तरीन बैक टू बैक कप्तान भी हैं टाइटल जीतने के, तो ये चीज़ इनको ओवर कॉन्फिडेंट में ले गया। वो समझते हैं कि क्रिकेट में कुछ है तो ऊपर खुदा है, नीचे शाहीन शाह अफरीदी है। मेरे ख्याल से ये चीज़ इनको ख़त्म कर देनी चाहिए और थोड़ा सा वापस आ जाना चाहिए अपनी इगोइस्टिक जो है इनकी नेचर है उससे, कि क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलें। क्रिकेट से बढ़ के जब आप खेलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस वही होगी जो आपके इंटरनेशनल मैचेस में होती है। आप ये एक डोमेस्टिक है, इस डोमेस्टिक लीग की वजह से आप ये मत समझें कि क्रिकेट आपसे ऊपर नहीं है, आप क्रिकेट से ऊपर हैं। अब आप क्रिकेट, एक तो शाहीन शाह अफरीदी उनके दामाद ही बन चुके हैं अफरीदी साहब के, तो उसके बाद से और फिर जैसे डोमेस्टिक में इन्होंने पीएसएल में इन्होंने 2 बैक टू बैक ट्रॉफी जितवा ली है, तो अब मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने आप को बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ समझनी शुरू हो गए। हालांकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो सब प्लेयर्स के लिए
सेम होते हैं और ऐसा नहीं है कि कप्तान के लिए अलग होंगे, फॉरेन प्लेयर्स के लिए अलग होंगे और पाकिस्तान के जो लोकल डोमेस्टिक प्लेयर हैं जो नए अभी आ रहे यंगस्टर्स उनके लिए अलग है। सबके लिए प्रोटोकॉल एक ही है। हाँ, आपको बतौर कप्तान बतौर सीनियर प्लेयर आपको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था इन चीजों का, लेकिन अच्छा मुस्तफा, आई डोंट में नो आ चुके हैं कि शाहीन अपने आप को तोप समझते हैं नहीं समझते, लेकिन वो अपने आप को पाकिस्तान का प्रीमियर एस बॉलर तो जरूर मानते हैं। अच्छा हमाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस सारे मामले को, खासकर जो बॉल टैंपरिंग वाला मामला हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज मुतज़ाद जो कंट्रोवर्सीज हैं वो इसके साथ मुंसलिक की जा रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बॉल टेम्परिंग का इशू जो है हिस्ट्री बहुत पुराना जो है वो एसोसिएटेड है। स्टार्ट ही ब्लेम सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर आया था बॉल टेम्परिंग, लेकिन रिसेंटली अब जो ये हो रहा है ये अब क्योंकि देखिए इनको कोड ऑफ कंडक्ट सबको बताया जाता है और इतने कैमरेज लगे हुए हैं कि इनके अब ये पता है कि अगर आप बॉल टेम्परिंग करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। नुकसान क्या है? आपका अपना करियर और पाकिस्तान की बदनामी। तो सीनियर प्लेयर अगर इस तरह की चीजें कर रहा है तो फिर बड़ा अफसोस होता है। देखिए, एक राइवलरी समझ आती है कराची वर्सेस लाहौर, हमें पता है ये आज नहीं हमेशा से है, क्योंकि दोनों नर्सरी कहलाई जाती थी। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर माजी में 60s 70s इवन 80s तक की मैं बात करूं, टीम बनती थी तो कराची और लाहौर ही रिप्रेजेंट कर रहा होता था पाकिस्तान टीम को। तो राइवलरी हमें नजर आती थी। चले, राइवलरी है, उसको हेल्दी राइवलरी ले, इतना नीचे नहीं गिर जाना चाहिए कि आप ऐसे मीन्स को यूज करें कि अगर आप मैच जीतना चाह रहे हैं तो आप बॉल टेम्परिंग करें, पकड़े जाएंगे, नुकसान किसका होगा? पेनल्टी पड़ी, और वो पेनल्टी अगर ना होती तो शायद में भी, लेकिन जैसा आपने कहा ना, हस्बे रवायत हारिस रऊफ जो है वो अब सवालिया निशान बन गया। मुझे अफसोस किस बात का होता है, देखिए हारिस रऊफ की अगर पेस देखी जाए ना, तो जितने भी बॉलर पाकिस्तान इस वक्त खेल रहे हो उनमें सबसे ज्यादा पेस के साथ वो बॉल करते हैं। अगर फास्ट बॉल डिफेंसिव मोड में चला जाएगा, जिस तरह हमने देख लिया कि अगेंस्ट इंडिया एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, विराट कोहली जितने आराम से उनको चौके और छक्के मार रहे हैं, तो अगर आप 18-20 रन भी डिफेंड नहीं कर सकते तो फिर आप किस बात के फास्ट बॉलर? तो मेंटली फास्ट बॉलर जो है वो एग्रेसिव होता है, और एग्रेसिव फास्ट बॉलर अगर डिफेंसिव मोड में चला जाएगा तो फिर वो बैट्समैन के रहमो करम पे आ। अच्छा, फास्ट बॉलर को क्या करना है? अगर आप 2007 और 2009 का वर्ल्ड कप उठा के देखें, उमर गुल फास्ट बॉलर, और उमर गुल जो है उन्होंने परफेक्शन की, ज़ाहिर प्रैक्टिस की, और यॉर्कर वन आफ्टर अनदर, और परफेक्ट यॉर्कर्स। अगर आपके पास पेस है और आप वहां पे अगर बॉल करेंगे तो कोई भी बैट्समैन दुनिया का आपके अगेंस्ट चौके छक्के नहीं मार सकता। लेकिन अगर जो एक कॉन्सेप्ट आ गया ना कि आपने मिक्स करना है, अपनी अपनी वेरिएशन लाना है बॉलिंग के अंदर, तो वहां आप बैट्समैन के रहमो करम पे हो जाते हैं। अगर एक फास्ट बॉलर आधी पिच पे बॉल कर रहा है और चेंज ऑफ पेस कर रहा है, और ये इस रहमो करम पे कि बैट्समैन ने अगर पिक नहीं की तो मुझे डॉट बॉल मिल जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर फास्ट बॉलर ये कहे कि मैं या तो बाउंसर करूंगा चिन म्यूजिक, जो कि वेस्ट इंडीज के 70s और 80s के एरा में बॉल करते हैं, तो बैट्समैन डरता था क्योंकि उनके मुंह के पास या उनके चेस्ट पे बॉल आ रही है, तो उसको हैंडल करना इस एक्सट्रीम पेस के साथ इतना आसान नहीं होता था। या तो आप यॉर्कर करें, परफेक्ट यॉर्कर, तो ये टोटली डिफरेंट मेंटालिटी है। अगर जिस लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल वहां सर, पे आप क्योंकि जो विकेट लेने के पाकिस्तान लिए का जा रहे हैं। पेस अटैक है वो एक ज़माने में बड़ा लीथल किस्म का हुआ करता था, लेकिन अब हम उसको देखें तो वो इफेक्टिव सा हमें नजर आ रहा है। तो हारिस रऊफ बड़े बड़े दावे तो ज़रूर कर देते हैं, लेकिन दावों के बरक्स जो उनकी परफॉर्मेंस होती है ना, वो उनको कहीं ना कहीं हीरो से ज़ीरो बना देती है। एनी हाउ जी, चलते हैं हमजा अब्बासी के पास और उनसे जान लेते हैं कि लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो प्लेयर से सिक्योरिटी ब्रीच की है उस पर सलमान नसीर साहब को खत लिखा गया है। तो बताइएगा मुझे कि सलमान नसीर साहब का क्या कोई फॉलो अप सामने आया है? क्या इन प्लेयर्स के खिलाफ कोई एक्शन होगा? जी बिल्कुल ज़ारा, देखें पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 के जो मैचेस हैं वो तो जारी हैं, लेकिन गुज़श्ता रात जो है वो एक वाक़या होटल में सिक्योरिटी स्टाफ और लाहौर कलंदर्स के जो कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी और जो प्लेयर्स सिकंदर रज़ा हैं इनके माबैन पेश आया। और मामला कुछ इस तरह से था कि रात गए जो है करीबन 11 बजे का वक्त था, और शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रज़ा को मिलने कुछ मेहमान, कुछ इनके दोस्त इनको मिलने के लिए आए, और इन्होंने इजाज़त मांगी और इजाज़त इनको
नहीं दी गई, क्योंकि होटल में जहां पर टीमों ने स्टे किया होता है वहां पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होते हैं। तो उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो कि लाहौर कलंदर्स के कैप्टन हैं, उन्होंने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ जो है वो झगड़ा किया और बहस मुबासा करने के बाद 4 लोग जिनका नाम जो है वो शाजेब, आदिल, उस्मान और अहमद डार बताया जा रहा है, इन चारों को अंदर ले गए और 8वीं मंजिल पर 865 नंबर रूम है जहां पर 2 घंटे से ज़ायद इन्होंने वक्त गुजारा। और क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ जो है वो बदतमीज़ी की, झगड़ा किया, तो इस वाक़े का DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने फौरी नोटिस लिया और उन्होंने नोटिस लेते हुए एक मुरासला लिखा CEO सलमान नसीर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के नाम उन्होंने एक मुरासला लिखा और उस मुरासले में ये मेंशन किया गया कि किस तरह से इनके स्टाफ के साथ, सिक्योरिटी एहलकारों के साथ बदतमीज़ी की गई है और एक ये अनएथिकल हरकत जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से की गई है। और बिल्कुल, और इस तरह कहते हैं वो हमें याद है कि कोविड टाइम्स में भी की गई थी, जहां पर सिक्योरिटी बबल को हमारे कुछ प्लेयर्स ने ब्रेक कर दिया था। तो हमजा अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे कुछ मजीद भी इंसाइट्स लेंगे और कोशिश करेंगे कि लाहौर में मजीद जो एक्टिविटीज़ जारी हैं उससे हवाले से भी उनसे बात कर सकें और कुछ दीगर गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो PSL सीज़न 11 के एक्साइटिंग गेम्स तो जारी हैं, लेकिन एक बात है जो कभी काफ़िले गौर भी नज़र आ रही है और वो ये है कि जो फाइटिंग स्पिरिट्स है ना गेम के अंदर, वो नज़र नहीं आ रही है। शायद इसकी वजह ये भी है कि क्राउड नहीं है और इस वजह से प्लेयर्स की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इसकी क्या वजूहत है, इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं जुल्फ़िकार बाबर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, वेलकम टू द शो। एंड क्या कहिएगा कि PSL 11 के जो मैचेस अब तक हो रहे हैं उसमें प्लेयर्स की फाइटिंग स्पिरिट नजर क्यों नहीं आ रही है? ऑल दो हाई स्कोरिंग गेम्स हैं, चेज भी हो रहे हैं, फिर क्या वजूहत हैं? मेरे ख्याल में जैसा आपने देखा है कि क्रिकेट सजती है, आवाम के साथ हजूम होता है तो खिलाड़ियों में जज्बा पैदा होता है कि उनका स्किल लेवल है उसको शो करना, उनकी थोड़ी तसल होना, कोई कोयटा को सपोर्ट कर रहा है, कोई अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल में क्राउड का बड़ा मतलब है। हम ये कोशिश करेंगे कि ज़रा सर को दोबारा से रिकनेक्ट कर लें, कुछ आवाज़ का भी हमें मसला हो रहा है। तो मुश्तबा, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी कि क्या वजह है कि हाई स्कोरिंग मैचेस भी हो रहे हैं PSL में, लेकिन उसके बावजूद भी जो फाइटिंग स्पिरिट है नज़र नहीं आती है। ख़ासकर अगर मैं बात करूँ सलमान अली आगा को लेकर, तो उनको लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। ऑल दो पाकिस्तान T20 के वो कप्तान भी हैं, लेकिन आज भी देखें वो डक पर आउट हो गए। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग का मैं ये कहूँगा कि ये सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जहाँ पे एक तरफ हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, वहाँ पे आपने आज लो स्कोरिंग गेम भी देखे हैं। लो स्कोरिंग गेम ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं बनिस्बत अगर हम देखें हाई स्कोरिंग गेम्स के। ज़्यादा टीम एफर्ट करती है, बॉलिंग साइड जो होती है, जो डिफेंड कर रही होती है, वो ज़्यादा एफर्ट करते नज़र आती है और यही एफर्ट आज उनको मेरे ख्याल से बॉल टेम्परिंग की तरफ भी ले गई है। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट ये था, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हम कंपैरिजन जब दूसरी लीग के साथ करते हैं तो वहाँ पे 200-300 रन बन रहे होते हैं, 250 रन, 260 रन तो वो वहाँ पे दूसरी लीग्स में नॉर्मल है, लेकिन वो गेम का मज़ा नहीं आता आपको। वो चेज भी हो जाते हैं, आप देखते हैं कि 250 रन और दूसरी टीम वो 17-18 में चेज भी कर जाती है। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग की खास बात यह है कि इसमें 170-180 जो बड़ा नॉर्मल एवरेज स्कोर है T20 को बनता है और बड़े आसानी से चेज भी नहीं होता, ये भी जाके आखिरी ओवर में जाके डिफेंड होता है या चेज होता है, ये एक अलग बात है। लेकिन PSL मैं यही कहूंगा इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे बड़ा इवन मैचेस होते हैं, यहाँ पे वन साइडेड मैचेस नहीं होते। यहाँ पे जब आप 170-180 बनाते हैं तो वो डिफेंड करने के लिए आपको बॉलिंग स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी पड़ती है। दूसरी बात आपने जो कि सलमान अली आगा वर्ल्ड कप में जब आए थे तो उनकी एक इनिंग जो थी ना वो हमें ले डूबी से, जो वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेली नंबर 3 पोजीशन पर, उस एक इनिंग की वजह से वो पूरा वर्ल्ड कप जो था वो अहम पोजीशन नंबर 3 जो बड़ी अहम पोजीशन है जिस पे हमने बाबर आजम को कभी यूटिलाइज किया था, फिर फखर जमान होते थे, वो एक इनिंग की वजह से हमें पूरा वर्ल्ड कप जो था वो सलमान अली आगा ने नंबर 3 पोजीशन जो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि सलमान पर भी कहीं ना कहीं मुश्तबा ये टैग लगा रहता है कि वो T20 प्लेयर भी नहीं है, ऑल दो हमने उनको कप्तान बना रखा है इन द
पाकिस्तान T20 टीम। जुल्फ़िकार बाबर साहब हमारे साथ दोबारा से रिकनेक्ट हो गए हैं। सर, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी कि सलमान के लिए कहा जाता है दैट ही इज़ नॉट इवन अ T20 प्लेयर, लेकिन हमने उन्हें पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया हुआ है, और जैसा कि मुश्तबा भी ये बात कह रहे हैं कि वो 1-2 परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कप्तान ही बन गए हैं पाकिस्तान टीम के। मेरे ख्याल में कुछ देर बंदा पाकिस्तान टीम का कप्तान रहता है, फिर उसे एक्सपीरियंस होता है कि टीम कैसे चलाना है। अब उसको समझ आ गई है कि T20 टीम को कैसे लेके आगे चलना है। वो ये चीज़ नहीं है कि उसे हिटिंग नहीं आती, वो नीचे खेल के भी रन कर सकता है। मेरे ख्याल में उसको देखना चाहिए, थोड़ी सी सीरीज़ हमारी जितनी ज़्यादा होगी दूसरे मुल्कों से, तो मेरे ख्याल में उसकी कप्तानी में और निखार पैदा होगा। मेरी एक दो दफ़ा बात भी हुई है अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ, कह रहे जब क्रिकेट की समझ आना शुरू होती है ना, तो फिर उससे कप्तानी छीन ली जाती है। तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला बोर्ड ने पहले लिया था कि शहनशाह अफरीदी T20 का मेरे ख्याल में कप्तान होना चाहिए था। सलमान अली आगा वनडे में परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है, उसे वनडे टेस्ट तक महसूस रख देना चाहिए था। बट सर, आप उसे समझ जी 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 सर, लेकिन एक अमूमी राय हमने ये भी देखी है, जो कि जनरली सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा ही है, कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे कप्तान हैं जिनकी तो बिल्कुल जगह ही नहीं बनती है ना T20 फॉर्मेट में। वो भी PSL खेल रहे होते हैं, जिनमें बाबर भी हैं, जिनमें सऊद शकील भी हैं, जिसमें सलमान अली आका भी हैं, जिसमें इफ्तिखार अहमद भी हैं, और अब तो पीटर सिडल भी आ गए हैं। सर जी, आपने देखा जितनी देर बंदा फिट रहे, जैसे पीटर सिडल आपको पता है 41 साल 256 दिन उसकी एज है, बट उसकी पेस आपने देखी है 141 143 कर सकता है। तो अगर बंदा अपने आप को फिट रखता है तो वो PSL खेलना चाहिए। मेरे ख्याल में आप कह रही हैं इफ्तिखार और बाबर आजम, सऊद शकील है, ये सब अपनी जगह अपनी गेम को इम्प्रूव कर रहे हैं। बाबर आजम ने इतना बड़ा नाम ऐसे नहीं बना, बाबर आजम ने परफॉर्म किया है, तो आज उसकी आप प्रोफाइल उठा के देख लें, उसकी T20 की 46 की एवरेज है, वनडे की 56 की है, 52 51 की उसकी टेस्ट की एवरेज है। वो एक प्रोसेस से बन के आया वो प्लेयर, तो मेरे ख्याल में उनको लेके चलना चाहिए। जूनियर प्लेयर जितने भी आएंगे उनके साथ खेल के बहुत कुछ सीखेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देके उनको साथ लेके चलना चाहिए, ताकि अपकमिंग स्टार उनको देख के बने। अच्छा, अमार सिद्दीकी लेकिन क्या साहब, जुल्फ़िकार आप भाई, क्या आपको नहीं लगता कहेंगे? कि आई थिंक मुश्तबा सवाल करना चाह रहे हैं। मुश्तबा, प्लीज कंटिन्यू करें। जी जी, मैं कह रहा हूँ जुल्फ़िकार भाई, क्या आपको नहीं लगता कि बाबर आजम को हमने बड़े चांसेस दे दिए हैं? वर्ल्ड कप भी खिला लिए, कई 2023 का वर्ल्ड कप हो गया, फिर 2024 का वर्ल्ड कप भी खेल लिया, 2026 का वर्ल्ड कप भी खेल लिया, अब लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक अरसा हो गया कि बाबर आजम जो है वो T20 पर लगता है कि बोझ बन चुके। तो आपको नहीं लगता कि बाबर आजम ठीक है, एक बड़ा नाम था, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनका नाम जो है वो, मेरे ख्याल से आप अपने नाम को खराब कर रहे हैं? वो आवाज़ कट रही है, मुज्तबा भाई की आवाज़ कट रही है, मुझे समझ नहीं आई। जुल्फ़िकार भाई, मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम को हमने बड़े चांसेस दिए हैं। 2022 का वर्ल्ड कप ठीक है, हमने फाइनल खेला, उसके बाद 24 का वर्ल्ड कप हुआ, 26 का वर्ल्ड कप हुआ, बाबर आजम T20 में बिल्कुल नाकाम नजर आए। वनडे में ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस नजर आई, लेकिन T20 में उनकी जो परफॉर्मेंस है, आपको नहीं लगता कि जितना बड़ा उनका नाम था वो T20 खेल कर अपने नाम को जाया कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं? आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी का इशू है, और मुश्तबा आपके लिए हम दोबारा से कनेक्ट भी करेंगे जुल्फ़िकार बाबर साहब को। हमार साहब, आप क्या कहिएगा? क्योंकि बहुत से ऐसे इररेलेवेंट किस्म के प्लेयर्स हैं जिनकी निशानदेही हम बारहा करते आए हैं, लेकिन वो भी तवातुर के साथ न सिर्फ PSL खेल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान टीम की जो क्रिकेट टीम है उसका हिस्सा भी हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आप लोगों ने हाईलाइट किया। देखिए, बड़े लकी मैं इनको कहूंगा कि विदाउट एनी परफॉर्मेंस ये लोग पाकिस्तान के लिए खेलते जा रहे हैं। देखिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो फॉर्मेट आप पिक कर रहे हैं, क्या ये प्लेयर उसके लिए सूट करते? जब तक डिलीवर कर रहे हैं तब तक वेल एंड गुड, लेकिन जब इतना लंबा लीन पैच आ जाता है कि 18 इनिंग 20 इनिंग आप कहते हैं, उसमें भी हाफ सेंचुरी नहीं होती, और आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्रीज टॉप 3 पोजीशन पे, जब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स खेलने पड़ते हैं। रिजवान और बाबर पे यही क्रिटिसिज्म था कि 60% ऑफ 20 ओवर्स ये बैटिंग कर लेते हैं, और रिमेनिंग के लिए बाकियों को आके पावर हिटिंग करके दिखाएं। ऐसा नहीं होता। देखिए, T20 क्रिकेट चेंज हो गई। अगर आपने पावर प्ले में सही तरह स्टार्ट नहीं दिया, जो टॉप 3 बैट्समैन है और उनके पास लाइसेंस टू किल, जो हम कहते हैं ना कि आपको 30 यार्ड सर्कल के बाद सिर्फ 2 फील्डर अलाउड है, तो आप, अगर आपके पास वो शॉट्स ही नहीं है कि आप उसका फायदा उठाएं, तो फिर आप टॉप 3 में बैटिंग ना करें, फिर आप और लोगों को मौका दें। अब और लोगों की जब हम बात करते हैं, देखें अभी आप मां सदाकत ने कितनी अच्छी बैटिंग करके दिखाई बांग्लादेश में। अब ये पाकिस्तान सुपर लीग में
जो वो प्लेयर जो टॉप 3 में अच्छे इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। देखिए क्रिकेट हैज़ चेंज्ड, टी20 क्रिकेट जहाँ 200 प्लस बोर्ड पे लग रहा है, वहाँ बाबर जैसा प्लेयर जो अराउंड 140 टू 160 की चेस कर सकता है या सेट कर सकता है, वो अब सूट नहीं करता। हम्म। तो क्रिकेट के हिसाब से अगर हमने इंटरनेशनल टीम से कम्पीट करना है, तो फिर तो हमें ऐसे प्लेयर्स को पिक करना पड़ेगा और उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हम सर, आप ये यंगस्टर तो को बिल्कुल मौका बजा देते हैं, फरमा रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि सर एज अ ओपनर भी उनको ट्राई कर लिया है, नंबर 3 पर भी ट्राई कर लिया है, इवन नंबर 4 और 5 पे भी ट्राई कर लिया है, कहीं पर भी बाबर आजम का जो बल्ला है वो चलने का नाम नहीं ले रहा है। जुल्फिकार बाबर साहब, ये बताइएगा कि आपने जैसे कि कहा कि बाबर को रखना चाहिए यंगस्टर्स के साथ, लेकिन सर उनको भी तो इंस्पिरेशन बनना चाहिए ना इन्हीं यंगस्टर्स के लिए। मैं ये कह रहा हूँ डोमेस्टिक ये पीएसएल हो रही है ना, तो बाबर को खिलाना चाहिए ताकि प्लेयर उसकी तरफ देख के थोड़ा सा बूस्ट हो, जज्बे में आए, अपनी मेहनत करें, जैसा वो प्रोसेस से बन के बाबर आजम बना है। ये नहीं है कि एक ही दिन में बाबर आजम बन गया है, तो पिछले 7-8 साल से उसकी मेहनत है, तो वो फिर बना। मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेशनल में अगर वो मीट विद नहीं कर रहा तो उसे विद ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक में बच्चे उनके साथ खेलेंगे, पीएसएल है या कुछ भी है, ये नेशनल टी20 हो रहा है, तो उससे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। तो राइट। अगर वो इंटरनेशनल में अपने आप को नहीं सेटल कर पा रहे हैं, ओपनर पे भी 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन जिस नंबर पे भी वो लो ऑर्डर पे भी आते हैं, तो मेरे ख्याल में उसे विदड्रॉ कर लेना चाहिए, ताकि अपकमिंग जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे भाई ने बात की है हामिद साहब ने कि इमार सदाकत है, ये शामिल हुसैन है, गुड बच्चे हैं। जो अंडर 19 से समीर आया है मुल्तान का, वेरी गुड है। तो अगर ये बच्चे स्ट्राइक रेट अच्छे के साथ खेल रहे हैं पीएसएल में, तो इनको पाकिस्तान टीम में चांस देना चाहिए। ठीक है सर, और आज जैसे के जो चांस ये देना बॉल चाहिए। टैंपरिंग इशू हुआ है सर, इस पर आपका नुक्ता नजर क्या है? क्योंकि डेविड वार्नर ने तो मैच के शुरू में बता दिया था कि हमें किसी भी हाल में लाहौर कलंदर्स से प्रीवियस ईयर डिफीट का बदला लेना है। जी, ये सब कुछ चलता है, लेकिन इतना ओपनली नहीं करना चाहिए। जब से ये बॉल टेम्परिंग का हुआ है, ये नहीं है कि ये गोरे नहीं करते, गोरे भी करते हैं, बट इतना ओपनली होगा तो मेरे ख्याल में उसकी पेनल्टी तो होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम इस मैच में हुआ है, मेरे ख्याल में वो टीम को उसका फाइन होना चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट ऐसा कोई चीप हरकत ना करें जिससे ये पीएसएल का मैयार खराब हो और टूर्नामेंट पे भी कोई फर्क आए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत चीप हरकत थी, तो नेक्स्ट टाइम इनको थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए, ताकि मैच फेयर हो एक दूसरे के साथ। एंड सर, आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम यू, और वो ये है कि पीएसएल और आईपीएल का बड़ा ज़्यादा कंपैरिजन किया जा रहा है, खासकर विराट और बाबर के दरमियान। और विराट के बारे में तो ये राय है कि वो अभी भी टी20 खेल सकते हैं, वो जिस तरह की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आज रोहित शर्मा ने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, लेकिन हमारे एंड से जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आती हैं। वो वजह यही है, उनके जितने भी अपकमिंग बच्चे आ रहे हैं जो आईपीएल में परफॉर्म करते हैं, वो उससे बड़ी जल्दी इंटरनेशनल खिला देते हैं। तो वो बंदा फ्लो में होता है तो वो परफॉर्म कर देता है। जैसे अभिषेक आया, तिलक वर्मा आया, ईशान किशन आया या रिंकू सिंह आया, जितने तिलक भी हैं वर्मा। उनके प्लेयर। जी जी, सिंधु सिमसन ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप, आपने देखा ही होगा। तो वो अपने नए बच्चों को चांस देते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इधर, जी। कि जो बच्चा अपकमिंग आ रहा है, उसके पास सारी शॉट्स हैं, उसकी वीडियोस नहीं बनी, तो उसे मेरे ख्याल में इंटरनेशनल खिला देना चाहिए, ताकि दूसरी टीमों के पास वीडियो नहीं होगी तो वो एनालाइज कैसे होगा। तो मेरे ख्याल में जब तक उसे एनालाइज करेंगे वो टूर्नामेंट गुजर जाएगा, और पाकिस्तान के लिए वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी हमारे सिलेक्टर्स को चाहिए कि जो बच्चा अच्छा है, उसके पास शॉट्स हैं, तो उसे ऐसा इवेंट खिला के उससे काम ले सकते हैं। यानी कि सर आप यही कह रहे हैं वी नीड टू लर्न फ्रॉम द डिफरेंट लीग्स, कि हमें अपने यंगस्टर्स को किस तरह से मौका देना है, स्पेस देना है, ताकि जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी हो सके। बिकॉज बार बार हम इसको मौके फराहम कर रहे होते हैं और उसका खमियाजा ये होता है कि फिर हमारे पास एक मुतवाज़िन टीम नहीं बन पाती है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मुश्तबा और उनके साथ साथ हमारे सिद्दीकी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक टू नब। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स पर ये बॉल टेम्परिंग के जो दाग हैं वो लगते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़ा लाइटली लेते हैं और ये कहते हैं कि गहरे दागों से क्या डगराना, क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और मजीद कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि आज एक और इम्पॉर्टेंट मैच हुआ था और हैदराबाद किंग्समैन जिनका इस PSL में डेब्यू हुआ है, कंसेक्यूटिवली 2 मैचेस वो हार चुके हैं। तो हमार शुएब साहब बताइएगा, क्या टीम अभी इनकी जेलिन नहीं हो पाई है? वैसे एक ये भी तासुर दिया जा रहा है कि टीम बिल्ड होने में जरा टाइम लगता है। जी हाँ, बिल्कुल टीम जेलिंग नहीं हो रही और डिलीवर नहीं कर रही। देखिए पहले मैच में 67 रन से और इस मैच में 40 रन से, तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट जो है ना बहुत बड़ा नजर आ रहा है कि दूसरी टीम जो है, जैसा हम हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो मुकाबला ही नहीं करते हुए नजर आ रही। उनकी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो रही है, क्योंकि अगर 175 चेज नहीं हो रहा और वो 140 रन का डिफरेंस है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और 2 मेन प्लेयर हाई सिस्टम अगर आप देखें तो इरफान खान, नियाजी 33, कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है। तो बैटिंग लाइन अब थ्रू आउट आप देख सकते हैं कि इनकी फ्लॉप हो रही है और मुझे अफसोस होता है, क्योंकि दुनिया की बाकी लीग्स देखते हैं ना, तो बैट्समैन बड़े इंटेंट के साथ आपको चौके और छक्के खूब नजर आ रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का हमेशा मसला यही है कि पाकिस्तान बैट्समैन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, जो जो हम बाकी दुनिया की टीमों के मुकाबले में, जहां हम कहते हैं ना कि अगर 200 प्लस भी स्कोर हो जाता है बोर्ड पे तो वो चेस करते हुए नजर है। एक मैच में सिर्फ 214 होता है और दूसरी टीम 215 कर लेती है। उसमें भी आप न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल और फिर साथ साथ पाकिस्तान के अब्दुल समद, एक अच्छा साइन नजर आया कि अब्दुल समद ने ऐसी इनिंग खेली कि वो एक नजर आया कि ऐसा प्लेयर इंडिविजुअल है कि जो पावर हिटर है। अगर अब्दुल रजाक, अजहर महमूद जैसे पावर हिटर हमें नहीं मिल रहे थे, तो ये हमें मिल गया। इसके साथ एक और प्लेयर को आप एसोसिएट कर ले, वो है इरफान खान, नियाजी, जिन्होंने आज 33 के। ये दोनों, इन दोनों की अगर वैसे ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देख ली जाए ना, तो ये बड़े कंसिस्टेंट और बड़े ब्रूटल बैट्समैन नजर आते हैं। हमें इशू क्या आ रहा है? हमें इशू आ रहा है पाकिस्तान टीम को। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग का हमें फायदा कब होगा कि हम ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस करें कि हमारे 6 बैट्समैन ऐसे हों कि हम आसानी से उनको पिक कर लें। जब दुनिया की बाकी टीमों की कहते हैं, एक प्लेयर भी अगर देखें, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, 3 सीनियर प्लेयर उनके रिटायर हो गए पिछले वर्ल्ड कप 2024 के। उसके बाद से आज हमें कोई उनमें डिफरेंस नजर आया, नए प्लेयर फौरन उनकी जगह लेने। तो हमें ऐसा बेंच स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि अगर बड़ा नाम हम तो खिलाए जा रहे हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस, तो हमारे पास होने चाहिए उनकी रिप्लेसमेंट कि अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उनकी बैट पैच चल रहा है, स्ट्राइक रेट का इशू आ रहा है, तो उनकी रिप्लेसमेंट मौजूद है, वो आगे ले लें। मास सदाकत की बात कर लें, शामिल हुसैन की बात कर लें, लाहौर कलंदर के नईम की बात कर लें। देखिए साहिबजादा फरहान के साथ फखर जमान, हमेशा से हम कह रहे हैं कि उनको टॉप 3 में अगर नहीं खिलाया तो उनको हम वेस्ट कर। फखर जमान को 5वें नंबर पे लेकर गए, उनका वहां पे कोई यूज नहीं था। तो सर, लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंट्स करने की जो हमारी आदतें हैं वो तो बड़ी पुरानी है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिजास्टर ही साबित होते हैं। तो मुश्तबा बताइएगा कि साइम अयूब एक्सपेंसिव प्लेयर हैं PSL के, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो स्टारडम से अब स्ट्रगल की तरफ आ गए हैं? देखिए साइम अयूब बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बैटिंग की तरफ, अपनी बैटिंग की वजह से। बॉलिंग में चले, वो आज भी उन्होंने विकेट नहीं, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई है। लेकिन जो उनका मेन काम है, जो उनका मेन पर्पस है टीम में, जो मेन ज़रूरत है वो है बैटिंग। वो काफ़ी अरसा, अब तो कोई मेरे ख्याल से 20-25 इनिंग हो चुकी है जिसमें वो स्कोर करने से कासिर है। और एक तो हम बात करते हैं ना बाबर और रिजवान और दीगर हमारे अहम सलमान अली आगा की, वहीं पे हम साइम को कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं कि चले वो भी नया प्लेयर, लेकिन उसको भी टीम में आए हुए काफ़ी अरसा हो चुके हैं। और अब उसका अगर वो परफॉर्म करता है PSL में तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे ख्याल से साइड लाइन करें। आपके पास नए टैलेंट सामने आ रहा है। अभी जैसे हम भी बता रहे थे कि नए लड़के हैं जिसमें बड़ा अच्छा बैटिंग की शामिल हुसैन ने, फिर इसके अलावा यासिर खान ने कल बड़ी अच्छी इनिंग खेली। हमारे पास टैलेंट इस दफा नया आ रहा है इस PSL में। हम अभी तक जितने मैचेस हुए हैं हम देख रहे हैं कि जो हमारे नए नौजवान लड़के हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बनिस्बत हमारे जो मेन सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे सलमान है, शदाब हो गया, शहीन हो गया। इनकी परफॉर्मेंस अगर देखें, दूसरे नए लड़कों की परफॉर्मेंस देखें तो वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। और जब ये टूर्नामेंट आगे जाएगा तो मुझे लगता है कि कोई नया प्लेयर, मैं तो यही ख्वाहिश ये जाहिर करता हूँ
कि कोई ऐसा नया प्लेयर आए, कोई यंगस्टर ऐसा आए कि जो रन स्कोरर में टॉप लीड करे या पहले 3-4 नंबर में उसका नाम हो, क्योंकि ये चीज़ें पाकिस्तान को फ़ायदा देंगी। अगर आपने पीएसएल को कामयाब देखना चाहते हैं या पीएसएल को आपको फाइनेंशियल के अलावा कोई क्रिकेट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कोई फ़ायदा देखना चाहते हैं, तो तभी फ़ायदा होगा जब आपके नौजवान लड़के आगे आएंगे। साइम को हमने बहुत ज़्यादा मौके दिए, मुतवातर मौके दिए। ऐसा नहीं है कि उसको हमने एक मैच में ड्रॉप किया, हमने उसको एक मैच में भी ड्रॉप नहीं किया, कोई पोजीशन चेंज नहीं की, उसको सेम उसकी पोजीशन पे खिलाया। जिसके बाद अब अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो मेरे ख्याल से उसको अब या तो लुक शॉट खेलना चाहिए या नो लुक शॉट देनी चाहिए या बैटिंग पे फोकस कर देना चाहिए। बॉलिंग से जितना फोकस वो बॉलिंग पे कर रहा है, मैं या तो उसका तमाम तर फोकस जो है ना बॉलिंग पे शिफ्ट हो चुका है। अगर वो बॉलिंग करता है तो फिर उसको एज अ नीचे खिलाएं, आप एज अ बॉलर खिलाएं अगर आपने बहुत मजबूरी है खिलाना ही है तो, वरना उसकी अभी हमें ऐसा जरूरत है। हमारे पास नए नौजवान नस्ल बड़े अच्छे टैलेंट मौजूद इस वक्त नजर आ रहा है आपको भी। पीएसएल अभी अब तक जितना देखा है ना आपने, पिछले कल मैच में देखा आपने, अब्दुल समद की इनिंग देख लें, इरफान खान न्याजी की देख लें, जो नामालूम वजूहात की वजह से अब तक काफी अर्से से टीम में बाहर है। हालांकि उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। आमिर जमाल बड़ा अच्छा हमारा इस प्रोस्पेक्ट था, उसको हमने बाहर कर दिया, नामालूम वजूहात पर अनफिट करार देते हैं। जिसको खिलाना नहीं होता उसको अनफिट करार देते हैं। फखर जमान की बात हमारे सामने थी कि जो बिल्कुल फिट थे, नेशनल कप T20 में कप्तानी कर रहे थे, उसको आकिब जवेद साहब कहते हैं कि वो अनफिट है। हालांकि अनफिट नहीं होता, जो फिटनेस का म्यार था, जो फिटनेस का टेस्ट होता है वो खत्म कर दिया गया। खत्म करने अब उनके पास आसान एक बहाना है, जिसको नहीं खिलाना आपका अनफिट है। आमिर जमाल हो गया, फखर जमान हो गया, कई ऐसे प्लेयर हम जाया कर रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि हमारी सिलेक्शन कमेटी को जो है वो पसंद नहीं आते, या वो किसी के दामाद नहीं होते, या वो कोई रिश्तेदार नहीं होते। तो ये चीज़ें अगर देखें तो पाकिस्तान में टैलेंट बेपनाह मौजूद है। साइम अयूब को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए अपनी बैटिंग पर, वरना मेरे ख्याल से हमारे पास बैकअप मौजूद प्लेयर आ चुके हैं। ठीक है, टैलेंट मौजूद है लेकिन मौका नहीं मिलता है। तो अहमद साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि एक और टैलेंट है शर्जील जिनको खिलाया नहीं जा रहा, ऑल दो बड़ा फिट नजर आ रहे हैं वो। नहीं, शर्जील तो फिट कभी भी नहीं थे और जितने अरसे से वो बाहर हुए हुए सिस्टम से तो ओवरवेट भी हुए। इसी तरह हम बात करें फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की, उनका भी यही हाल है कि ओवरवेट हो गए। लेकिन जब ये इन प्लेयर को टीम से बाहर होते हैं ना, तो अपनी फिजिकल फिटनेस ये लोग छोड़ देते हैं। जैसा हम बात करें पीटर सिडल की बात करें, ऑस्ट्रेलियन जो है, बेशक ऑस्ट्रेलिया से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन क्या जबरदस्त फिटनेस रखी है। 41 इयर्स की एज पे एक फास्ट बॉलर 141 टू 145 kph पे बॉल कर रहा है, तो स्पीक वॉल्यूम ऑफ हिज फिटनेस। तो हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म का फुकदान है कि प्लेयर जो है वो समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान से खेलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो सीरियस नहीं होते। फोकस पाकिस्तान से भी आप फोकस होते हैं, सीरियस होते भी नहीं नजर आते। क्राइटेरिया होना चाहिए परफॉर्मेंस। अगर हम नाम खिलाते रहेंगे तो हम यूं ही स्ट्रगल करते रहेंगे, और नेपोटिज्म खत्म होना चाहिए। बड़े नाम अगर परफॉर्म है कर रहा है तो जरूर खिलाएं, किसी को एतराज नहीं होगा। जिस तरह साइम अय्यूब की बात करी, इतने मैचेस, उमर अकमल का फिर क्या कसूर था? तो यानी फिर कि आप उमर बाबर अकमल को को आप खिलाते रहते। बेंच पे बिठा रहे हैं, एक फाइनल पे बिठाया था, वो तो हंगामा हो गया था उसके ऊपर। तो बाबर के लिए बेंच से बिठाने से बेहतर। देखिए बाबर का स्टाइल जो है ना वो T20 को सूट नहीं करता, तो बाबर के अपने लिए बेहतर ये होगा कि बाबर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें टेस्ट और वनडे के लिए, जहां उनके ऊपर स्ट्राइक रेट का कोई इशू नहीं आएगा, तो वो वहां पे आराम से खेलें। और ये छोड़ दें, T20 छोड़ दें। आपने जब तक सर्व किया बहुत अच्छा सर्व किया। अब जो क्रिकेट हो रही है वो इंटेंट के साथ हो रही है। पावर प्ले में अगर आप बाउंड्री हिटर्स नहीं है, आप 6 ओवर में 60 70 80 रन, एक मैच में तो हमने देखा कि 100 के करीब ही होने जा रहा था। तो अगर हमारे पास वैसे बैट्समैन हमें तलाश करने पड़ेंगे जो पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल, पावर हिटर्स हो, और उनके साथ पेशेंस बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक मैच में या 2 मैच में, एक सीरीज में अगर वो नहीं चले तो हमने उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, फिर वो हम ढूंढते रहे। इन प्लेयर्स को, इन ये जो लुक्रेटिव पैकेजेस लेके हमारे कोचिंग सर वक्त ही ज़्यादा मुझे किल्लत का सामना है। कि मुश्तबा का भी मुझे पॉइंट ऐड करना है, तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुश्तबा आपको क्या लगता है कि शामिल हुसैन की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज 2 कंसेक्यूटिव मैचेस में 2 50s वो स्कोर कर चुके हैं, एंड लेकिन जो उन्होंने टॉक कर ली थी ना मैच के बाद, वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई है। देखें शामिल हुसैन की जब बांग्लादेश में वो सीरीज़ खेले था तो उनकी बैटिंग से मुझे लगा था कि शायद ये अभी अपने इंटरनेशनल कैरियर के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह की वो शॉट खेल रहे थे, जल्दबाजी कर रहे थे और बिल्कुल उनके पास टेम्परामेंट नहीं था। T20 में जब वो आए हैं, PSL में थोड़ा प्रेशर कम है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है हमारा, दोनों 50s अच्छी की हैं, लेकिन जो उन्होंने एटीट्यूड दिखाया ड्यूरिंग हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो मुझे कहीं ना कहीं शाहीन शाह और शादाब और बाबर आजम याद आ गए कि ये जो एटीट्यूड है ना, इसके हमारे पहले बहुत ज़्यादा हमारे पास प्लेयर मौजूद है और हमें इसका नुकसान नज़र आ रहा है। हारिस रऊफ एक नाम ऐड कर लें इसमें, जिनके पास एटीट्यूड बहुत है, परफॉर्मेंस नहीं है।
अभी हम शामिल की बात कर रहे हैं तो उसने जो 150 लगाई, फिर आज दूसरी अच्छी, नो डाउट बैटिंग अच्छी कर रहा है डोमेस्टिक सेक्टर, लेकिन जो इंटरनेशनल मैच की उसकी परफॉर्मेंस है उसमें और इस मैच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और असल पता तब लगता है जब आप इंटरनेशनल मैच खेलते हैं। ठीक है, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शॉट्स अच्छी खेल रहा है, तो हम आगे इसको देखना चाहिए। लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगेन के T20 का प्लेयर है, उसको अपने वनडे में चांस दिया। अब इसको आप देखते हैं कि आगे जाके, क्योंकि हमारा जो पहला टारगेट है वो 2027 का वर्ल्ड कप है, वनडे का वर्ल्ड कप है, तो अगर उसमें इसकी जगह बनती है तो आप खिला सकते हैं। लेकिन बसूरत दीगर जिस तरह का ये इसका जो हमने बांग्लादेश में देखा, जहाँ पे थोड़ी टफ कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे नहीद राना जैसे बॉलर मौजूद होते हैं, वहां पे जाके अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो इट मींस कि अभी इसको सीखने का टाइम है। बेशक ये 2 सेंचुरी और भी लगा दे, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस के लिए भी तैयार नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी प्लेयर्स को हमें ओवर हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुश्तबा हसन और हमारे साथ मौजूद थे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हम्माद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एंड कल वैसे PSL का कोई मैच नहीं है, बट जी स्पोर्ट्स विल ब्रिंग यू अ स्पेशल शो विद अली सलमान, वी आर द ओनर्स ऑफ मुल्तान सुल्तान गौहर शाह एंड फ्यूचर स्टार अरफात मिन्हास विल जॉइन अस। सो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर नाउ, सी यू टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।